अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी साथियों का, जिन्होंने आज के इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ किया है। और मुझे कहा गया है कि मैं मीडिया में फ्रेमिंग कैसे होती है, इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में मैं बात करूँ। और मेरा ख़्याल ये है कि हमसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी बात करी है, और मेरी कोशिश ये होगी, मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि खुद मीडिया एंड डेमोक्रेसी का रिलेशन क्या है, एंड हाउ मीडिया कैन सपोर्ट डेमोक्रेसी, एंड हाउ मीडिया कैन अपोज और डिरेल द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बहुत दिनों से जो हम लोग एक बात सुनते आए हैं कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का चौथा सुतून है, फोर्थ पिलर कहा जाता है। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि आज के ज़माने में तो आपको ये लगेगा कि मीडिया से ज़्यादा बड़ा डेमोक्रेसी के लिए कोई खतरा नहीं है। Media has become the biggest danger, biggest threat for democracy everywhere, not just in India, not just in the United States, but elsewhere in every country. और ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है, ये बहुत पहले से था। But I think that we had so many over expectations. We had so many false expectations from this institute of media. And if we had cared about what media had done in Germany, in Nazi Germany, or media has been doing successfully in many countries of authoritarian regimes, in many countries of monarchy, so we could easily know that media can be instrumentalized both for democracy as well as for authoritarianism and fascism. So media itself is not about democracy. Media is just a tool. We can, and the society and the power can use it as it wishes to do. तो मैं यहाँ पर इस बात पर ज़्यादा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि how the relation between media and democracy is formed, and how the people who we say are being subjected to media framing are simply the victims of media's becoming an instrument of such an undemocratic process. हम इसको ऐसे शुरू करते हैं कि सोसाइटी, हम सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि सोसाइटी क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि सोसाइटी जो है वो इंसानों की एक ज़रूरत है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप सोसाइटी की डिफिनेशन करना चाहेंगे, बहुत ही छोटी डिफिनेशन करना चाहेंगे, वो ये है कि सोसाइटी इज़ ए कलेक्टिविटी ऑफ interactions. We have multiple forms of interactions at several levels, at business level, at religious and traditional, and there are many levels of interactions which are happening every time in our places where we are living. And so the collectivity of such all levels of interactions are the basis of making a society. So as a result, we have a society in our hand in which we are seeing so many forms and so many processes of interactions, and where a lot of people from different diversities and from different backgrounds are interacting with each other. And what is this interaction? Interaction is basically to act something in expectation of a return, or we can say it reciprocity. जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी उसमें कुछ
करके दे, कुछ रिएक्शन दे, कुछ वो भी इस पर काम करे। तो एक ऐसे एक्शन को हम कहते हैं जिसमें रेसिप्रोसिटी की पॉसिबिलिटी हो, हम उसको कहते हैं इंटरेक्शन। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप सवाल भी कर सकते हैं, और आप मेरी बातों से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड होकर के कोई एक्शन कर सकते हैं। अगर हम आपको अभी यहाँ पर कहें कि आप फला किताब खरीद करके पढ़िए, तो हो सकता है कि आप वो काम भी करें, और अगर हम आपको कहें कि आप ये काम ना करें, तो आप हो सकता है कि वो काम ना करें। तो ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, एंड दिस सच इंटरेक्शंस आर एवरीवेयर इन आवर सोसाइटी. Then we come to the process of communication. Communication means to talk, to communicate your views, your ideas. और ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये है आपके एक इंटरेक्शन का बेसिस। जो डेमोक्रेसी के मोस्ट ऑफ द थ्योरिस्ट्स हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिफाइन किया है, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो सबसे फंडामेंटल फंक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज टू हैव इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ए सोसाइटी। डेमोक्रेसी खुद अपने आप में, ये भी डिफिनेशन किया थी कि डेमोक्रेसी अपने आप में कोई एक बहुत ही लगा बंधा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है। डेमोक्रेसी प्रिंसिपली, fundamentally is a process of interaction, a process of negotiation among all the people of a society. जितना ज्यादा एक सोसाइटी में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जितना ज्यादा एक सोसाइटी में लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे को बातें करने का मौका देते हैं, एक दूसरे के व्यूज को सुनना चाहते हैं और सुनने देते हैं, और फिर उस पूरे सुन करके, उनसे बातें कर करके वो कोई व्यू बनाना चाहते हैं, वो कोई फैसला लेना चाहते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि ये सारी बातें जो मैंने अभी सुनी हैं, इनमें से सबसे अच्छी बात ये हो सकती है, चलिए हम इसको अपने एक्सपेरिमेंट में लेकर के आते हैं। दैट इज a kind of democratic process which we aim in a democratic society. So what I am trying to say is that democracy is basically a function of interaction, a function of communication, a function of reciprocity, a function in which we negotiate with a large number of social members of society. तो इसके बाद बहुत सारे राइटर्स ने इस इंटरेक्शन को, इस कम्युनिकेशन के बहुत सारे चीजें बताई हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने सिर्फ एक नाम जिक्र करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे वो भी है जो स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे वो भी हैं जो सोशल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, बट एक बहुत सोसाइटी सोशियोलॉजी में बहुत ही कॉमन नेम है योर्गन हबरमास। जॉर्गन हबरमास लिखा जाता है उनको। हबरमास के नाम से आप सर्च करेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी पूरी लाइफ उन्होंने इसी बात को लिखने में उन्होंने निकाल दी है कि डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है और डेमोक्रेसी के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है और कैसा अच्छा एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो सिर्फ ये बात नहीं बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, बल्कि ये भी बताते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जब हम बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उस इंटरेक्शन को कैसे अच्छा होना चाहिए, उस कम्युनिकेशन को कैसा बेहतर होना चाहिए, वो इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात करते हैं। एंड आई थिंक दैट ही इज अमंग, और इन माय ओपिनियन इज द सिंगल लार्जेस्ट और द लिविंग लीजेंड on this subject. Around मेरे ख्याल है 90 साल के हो चुके हैं वो, और बहुत सारा उन्होंने काम किया। तो उसमें एक अहम बात जो वो ये कहते हैं कि ये तो जो मैंने अभी आपको जरा देर पहले बताया, ये एक बेसिक डिफिनेशन है सोसाइटी की और कम्युनिकेशन की और इंटरेक्शन की। फिर उसको एक क्वालिटी डिफिनेशन देने के लिए जब आप योर्गन हबरमास को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो ये कहते हैं कि it is very important that we improve the quality of our communication, the quality of negotiation. And how can we improve our quality of communication and interaction and negotiation?
by adding more reasoned, more intellectual and more thoughtful ideas. हम ये नहीं कहते हैं कि बेवकूफ लोगों को जिनके पास इंटेलिजेंस नहीं उनको बात करने का राइट नहीं है. ऑफ कोर्स दे शुड, दे आल्सो हैव द सेम राइट. सबको बात करना चाहिए, बट देयर शुड बी एन अटेम्प्ट कि जितने भी लोग हैं जो कल ज्यादा अच्छी बात नहीं कर रहे थे, आज वो थोड़ी और बेहतर बात कर सके. ऐसी चीजें उनको प्रोवाइड की जाए, ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाए, ऐसी चीजें दी जाए जिससे वो और ज्यादा नुआंस्ड और ज्यादा रीजन्ड और ज्यादा बेहतर बात कर सके. वो बेहतर बात क्यों करना चाहते हैं? बेहतर बात इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो सोसाइटी में जो कुछ भी वो देख रहे हैं उसके बारे में वो अच्छे कंक्लूजन्स दे सके, हेल्पफुल कंक्लूजन दे सकें और सोसाइटी को बेहतर बनाने वाले कंक्लूजन दे सकें. तो इसका मतलब ये हो गया, जैसा कि वो कहते हैं कि ये इस सोशल इंटरेक्शन का और इस कम्युनिकेशन का एक पर्पस जो है वो ये है कि सभी लोग जो लोग बात कर रहे हैं वो सोसाइटी को बेहतर बनाने वाले कॉमन इंटरेस्ट के बारे में भी बात करें ताकि हम सोसाइटी को ज्यादा बेहतर बना सकें. तो ये उसका एक पर्पस हो जाता है और ये पर्पस उस वक्त ज्यादा बेहतर सर्व होता है जब हम और ज्यादा क्वालिफाइड होकर के और अच्छे तरीके से इस पर बात करते हैं. उसके बाद एक अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का कम्युनिकेशन कैसे होगा. इसका मतलब ये है कि there should be an effort to make the citizens, to train the citizens to talk more qualified way, to become more qualified in their conversations, in communication. And also there should be an attempt to provide all the opportunities to these people, to the member of the society, to speak freely and with all the available and good opportunities. So who is responsible for providing such an opportunity? It is the responsibility of a state that it should allow all of its citizens, all of its members to speak in more qualified way. For that purpose, it should provide them education and it should provide them all the trainings and also the places and also the spaces available to them. ये एक थ्योरेटिकल वे में इसलिए मैंने बात कर दी कि ये बातचीत करने का एक सीधा सिंपल सा उसूल सोशियोलॉजिस्ट हजरात ने इस पर बताया है. जब हबरमास ने अपनी रिसर्च की तो उस जमाने में उस वक्त जो हिस्टोरिकल रिसर्च उन्होंने की है, जिसको हम उनका बहुत फेमस बुक है जो उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए लिखी थी, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर, जिसका मतलब ये है कि खास तौर से पुरानी 17th एंड 18th सेंचुरी का जो जर्मनी और यूरोप में लोग कैसे बात करते थे, किस तरह से कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया है. और उससे उन्होंने ये बात कई तरह के कम्युनिकेशन पर उन्होंने बात की है. उसमें से ये है कि हम एक दूसरे लोगों से बात करते थे, वन पर्सन इज टॉकिंग टू अनदर पर्सन. इट मीन्स कि पर्सन टू पर्सन बात हो रही है, डायलॉग हो रहा है. उसके बाद एक पर्सन जाकर के कहीं एक स्टेज पर खड़ा होता था और 100 लोग 200 लोग उसको सुन रहे होते थे, जैसे स्पीचेस होती हैं. एक वो फॉर्म होता है. एक फॉर्म ये होता है कि बहुत से लोग एक पूरा जुलूस लेकर के कहीं जाते हैं और वहां पर शोर शराबा करके अपनी बात करते हैं. फिर धीरे धीरे प्रिंट टेक्नोलॉजी इजाद हो गई, प्रेस आ गया, तो लोग अखबारों में अपनी बातें लिखने लगे. उसके बाद अब आज के दौर में टीवी आ गया है, लोग टीवी के जरिए अपनी बात कहने लगे हैं. तो धीरे धीरे अब ये एक सवाल पैदा होने लगा कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है तो उसमें तो इस बात का अच्छा मौका है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, आप मुझे समझा सकते हैं. अगर मैं आपकी बात नहीं समझ सकता हूं तो आप से मैं पूछ सकता हूं कि जरा अपनी बात को फिर से रिपीट करें. आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, आप फिर से कहें. वो एक कम्युनिकेशन का ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम ज्यादा लर्न करते हैं, ज्यादा पूछते रहते हैं. ये सबसे आइडियल लेवल है कम्युनिकेशन का और ये सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा लेवल है. लेकिन अब इसको धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है एक मशीनरी और मैकेनाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो मैकेनाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन शुरू कैसे हुआ? पहले अखबारात छपे, अखबारों ने यहाँ से आर्टिकल छापने शुरू किए, हजारों लाखों लोगों ने एक साथ उसको पढ़ा. वो लोग सब पूछ नहीं सकते थे कि आपने ये क्यों लिखा, 2-4 लोग लेटर टू एडिटर लिख करके पूछ लेते थे. लेकिन जब टेलीविजन आ गया तो टेलीविजन में तो बिल्कुल एक आदमी बात कर रहा है और लाखों लोग सुन रहे हैं, उधर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि दूसरे आदमी से हम पूछ सके.
तो ये जो टेलीविजन ने पूरी कम्युनिकेशन का पूरा आइडिया ही चेंज करके रख दिया। अखबारों ने भी बदला था, लेकिन टेलीविजन ने तो बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। और टेलीविजन खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि टेलीविजन कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। टेलीविजन सिर्फ वो वन वे बात कर रहा था, मोनोलॉग उसमें हो रहा था। टेलीविजन आपसे नहीं जानना चाहता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या नहीं समझ रहे, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। टेलीविजन सिर्फ वन वे बात करता था, और अभी भी वैसा ही चल रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस टेलीविजन की वजह से बड़े बड़े रिवोल्यूशंस आ गए, बड़े बड़े चेंजेस आ गए, लोगों के घरों की सेटिंग बदलने लगी। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग, आप पुराने अपने घरों में जाइए तो टीवी जैसा रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अब जो ज्यादातर घर बनते हैं वो टीवी के लिहाज से बनते हैं कि ये बाहर का कमरा है जिसमें टेलीविजन रखा होगा, 10 लोग इसमें बैठेंगे। तो ये पूरा एक सेटअप चेंज हो जाता है, और उसके लिहाज से लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते। तो टेलीविजन ने बहुत रिवोल्यूशनराइज कर दिया चीजों को। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और ये सारी चीजें भी आ गई हैं, तो इन्होंने कम्युनिकेशन को और ज्यादा मैकेनाइज कर दिया है, और ज्यादा टूल्स ईजाद कर दिए हैं। अब इसमें जो अभी मैंने पहले बताया कि 1-to-1 जो कम्युनिकेशन होता था उसमें करेक्शन का बड़ा चांस होता था, धीरे धीरे जितने भी फॉर्म्स इजाद हो रहे हैं वो मास कम्युनिकेशन के हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक इंसान बात कर रहा है या एक मशीन बात कर रही है और लाखों लोग सुन रहे हैं, और वो लाखों लोग उससे ये दोबारा पलट करके पूछ नहीं सकते, उनको ये राइट नहीं है या उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। तो वो जो मैकेनिज्म है लाखों लोगों का उस एक इंसान से बातचीत करने का, वो खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया ने वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी सही करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया एडवांस हुआ, वैसे वैसे सोशल मीडिया के अंदर वो सारी जो जरूरतें थी वो ऐसी बन गई, जिसकी वजह से उसको अनवेरिफाइड लोग भी, जिसको हम फेक कहते हैं, वो भी उसका इस्तेमाल भरपूर अंदाज में करते हैं। अब आज की तारीख में हमको मालूम है कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा फेक न्यूज का सोर्स बन चुका है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग फेक न्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको फैला रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन लोग हैं, वो किस तरह के लोग हैं, या वो कौन से एलिमेंट्स हैं इन आवर सोसाइटी जिनको वन वे कम्युनिकेशन से ज्यादा फायदा होता है और जिनको टू वे कम्युनिकेशन से ज्यादा फायदा होता है। अब ये एक सोशल स्ट्रगल है। इस सोशल स्ट्रगल को आपको देखना होगा कि सोसाइटी में जो पावर स्ट्रगल चलता है, सोसाइटी में जैसे अभी हमसे पहले जो स्पीकर थे फवाद, तो वो ये हेजिमनी के बारे में बता रहे थे। उसमें बेसिकली यही होता है कि एक सोसाइटी में जो ऐसी टेंडेंसी होती है, जो ये चाहती है कि वो सब चीजों पर कब्जा कर ले, सब चीजें उसके कंट्रोल में आ जाएं, तो वो हमेशा इस बात को चाहेगी कि उसके अलावा कोई ना बोले, सिर्फ अकेले वही बोले। वो कैसे करना चाहेगा? वो सबसे पहले इस तरह से करना चाहेगा कि बहुत ही कम लोग बोले, किसी को भी बोलने की इजाजत ना हो, सिर्फ अकेले वो बोले। वो ऐसे भी हो सकता है कि वो एक कानून बना दे कि इस कास्ट के लोगों को पढ़ाई का कोई राइट ही नहीं है, इस कास्ट के लोग इस धर्म ग्रंथ को छू भी नहीं सकते, या वो कह दें कि फला कास्ट के लोग, फला तरह के लोग, फला ग्रुप के लोग इसको पढ़ नहीं सकते। तो हम इस तरह से उनको डिप्राइव करने का एक प्रोसेस देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस से ज्यादा लोगों को बाहर कर दिया जाए। तो ये उस वक्त शुरू हुआ, और धीरे धीरे इसके बहुत सारे फॉर्म बन गए कि हम इनको बोलने नहीं देंगे, इनको बोलने का मौका नहीं देना चाहेंगे। तो लोगों से बोलने का मौका छीनना, लोगों को बोलने से डिस्क्वालीफाई करना, ये पहला तरीका होता है हेजिमोनिक सोसाइटीज, हेजिमोनिक एलिमेंट्स का, कि वो लोगों को बोलने ना दें। अब अगर वो लोग बोल भी रहे हैं तो फिर उनके बोलने के प्रोसेस को खराब किया जाए। अगर कोई ज्यादा मजबूती से बोल रहा है तो फिर उसको काउंटर किया जाए बहुत सारी हेजिमोनिक आइडियाज से, फेक न्यूज से, प्रोपेगेंडे से उसको डिरेल किया जाए, ताकि उसकी बातें दूसरों तक ना पहुंच सकें। उसका तरीका यह है कि जो भी कम्युनिकेशन के नए जरिए आ गए हैं, और यहाँ पर ये करेक्शन मैं करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी का बेसिक और जो आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो ये है कि एक ऐसा मीडिया हो जिस मीडिया में सोसाइटी के सभी मेंबर्स एक दूसरे से बात कर सके, अपनी बातों को पहुंचा सके। लेकिन
जब एक कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस आता है, जब एक मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस आता है, तो इन दोनों की एक कॉमन बात ये है कि वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल एक तरह के व्यूज, एक तरह की आइडिया सोसाइटी में रन करते रहें, क्योंकि बेसिकली उनको सपोर्ट वहीं से मिलता है। डेमोक्रेसी में या कैपिटलिज्म में हम कहें कि वहां पर एक जरूरत ये होती है कि पार्टीज को वोट चाहिए होते हैं, उनको इलेक्शन में जीतना होता है, तो वो ज्यादा ओपिनियन मेकिंग के काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन या डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड, इज डिक्टेटेड बाय द विल ऑफ मेकिंग अ पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन मेकिंग और मीडिया, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन मीडिया की जो बेसिक डिफिनेशन है उसमें पब्लिक ओपिनियन का काम शामिल नहीं है, या कम्युनिकेशन का जो बेसिक प्रोसेस है उसमें पब्लिक ओपिनियन का काम शामिल नहीं है, या पब्लिक ओपिनियन का जो इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज होता है वो उसमें शामिल नहीं है। आज की तारीख में जितना भी मीडिया हमारे पास मौजूद है वो पूरी तरह से एक वो मीडिया नहीं है, बल्कि वो पब्लिक ओपिनियन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक सर्टेन तरह की ओपिनियंस को सोसाइटी में बने रहना देना चाहते हैं, और वो सर्टेन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक बड़े पावर स्ट्रगल का हिस्सा होती है, और उससे उनको फायदा होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इंडिया की अगर आपको मिसाल दूं, तो इंडिया में आप देखें कि टेलीविजन पर, मुझे आप बताइए कि एक भी दलित टेलीविजन न्यूज एंकर आपको नहीं मिलेगा। आप इंडिया में अगर 300 न्यूज चैनल्स है, उन न्यूज चैनल्स में आप देखें कि कितने दलित पत्रकार हैं जो इन न्यूज चैनल्स के एडिटर हैं, या चीफ एडिटर्स हैं, या उसके टॉप पोस्ट पर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दलित जर्नलिस्ट होते हैं उनकी अपनी सोच नहीं होती है, उनके अपने थॉट्स नहीं होते हैं, और वो कुछ डिफरेंटली बोल भी सकते हैं। इसी तरह से आप औरतों को लीजिए कि कितनी महिलाएं हैं जो हमारे इंडियन टेलीविजन चैनल को हेड कर रही हैं। हम आप अपने इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को ऐसा कह सकते हैं कि वो बेसिकली एक पैट्रियार्कल मॉडल पर आधारित है, जिसमें पूरी तरह से मेल और स्पेशली शाविनिस्टिक जो मेल हैं वो वहां पर डोमिनेट करते हैं, वो वहां पर कंट्रोल करते हैं चीजों को। और औरत होने का जो नजरिया है, सोसाइटी तो दोनों लोगों से मिलकर बनती है, औरत और मर्द दोनों से मिलकर बनती है, बल्कि जो औरत और मर्द इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आते हैं वो लोग भी इसका हिस्सा हैं, फेयरली उनको भी रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मौजूदा मीडिया का जो मॉडल है वो एक नेचुरल कम्युनिकेशन प्रोसेस से बनने की बजाय वो स्टेट और पावर के जरूरतों के लिहाज से बन रहा है, जरूरतों के लिहाज से बिगड़ रहा है, जरूरतों के लिहाज से अपने आप को बदल रहा है। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ निगोशिएशन नहीं हो रहा है। सो मैं अगर बहुत एक्सट्रीम वे में इस बात को कहूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि मीडिया इज डेड। हिंदुस्तान में या इस तरह के सभी सोसाइटीज में या जहां जहां भी इस तरह के चीजें हो रही हैं, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि मीडिया खत्म हो चुका है। जो कुछ रह गया है वो एक मशीनरी कम्युनिकेशन हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग की का बिजनेस हो रहा है, और पब्लिक ओपिनियन बिजनेस के जरिए थोड़ी बहुत कभी कभी बातचीत हो जाती है, और उस बातचीत में ही कभी कभी चीजें हो जाती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि जब आप कैपिटलिज्म को आप जब डिफाइन करता है आपके कम्युनिकेशन को, और जब पॉलिटिकल पावर आपके उसको डिफाइन करता है, तो आपको की चीज के पास जो न्यूज फिल्टर होकर के आती है वो कुछ इस तरह की होती है। मिसाल के तौर पर हमारे एक डॉक्टर साथी ने बताया कि एक जमाने में ऐसा था कि लोग पहले व्हाइट वाइन जो होती है, सफेद शराब जो होती है, वो उसकी सेल बहुत बढ़ गई, और रेड वाइन की सेल बिल्कुल कम हो गई। तो अब जो रेड वाइन के बिजनेसमैन थे वो बहुत ही घाटे में जा रहे थे, और उनकी कंपनियां खराब हो रही थी। तो फिर रिसर्च की गई, और फिर मीडिया में बहुत सारी नई रिसर्च ला करके ये बताया गया कि भाई रेड वाइन पीने से दिल की सेहत अच्छी रहती है, वो हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। तो उसके बाद से उसकी सेल फिर से नॉर्मल हो गई। आप इसकी मैंने एक मिसाल आपको इसलिए दी कि आप उसको ठीक से समझ सकें कि हो सकता है ये बात सही हो सकता है ना भी सही हो,
लेकिन जिस लेवल पर उसको प्रोपेगेट किया जाता है उसका एक वहां पर लिंक मौजूद होता है। इसी तरह से आप हमारी सोसाइटी के अंदर, आप इंडियन सोसाइटी को आप लीजिए, इंडियन सोसाइटी में एक शिकायत पाई जा रही है। वो शिकायत हो सकता है सही हो, शिकायत ये पाई जा रही है कि इस देश में हिंदुओं पर बड़ा जुल्म हो रहा है और जुल्म करने वाले मुसलमान हैं। हो सकता है ये बात सही, हो सकता है गलत हो। अब लेकिन चूंकि एक ऐसी पावर सोसाइटी में हमारे पास है जो इस व्यू को मानती है कि हिंदुओं पर बड़ा जुल्म हो रहा है अभी तक और मुसलमान उनको सता रहे हैं, तो फिर पूरी हिस्ट्री को और उसके नैरेटिव को ढूंढ ढूंढ करके लाया जा रहा है कि कहाँ क्या क्या गड़बड़ उन्होंने की है। तो आप देखेंगे कि पूरा मीडिया, सब लोग मिल करके एक नए नए नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, नए नए तरीके की बातचीत को लेकर के सामने आ रहे हैं। जो बातें हमने कभी नहीं सुनी थी वो भी हमारे सामने लेकर के आ जा रहे हैं। यानी कि आप एक सोसाइटी को के जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे उसमें ले जाना चाहते हैं। आप इस पूरे उससे एक बात को समझ सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये ऊपर से आ रहा है और नीचे के लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। यानी कि वो बांटा जा रहा है, वो किया नहीं जा रहा है, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, बल्कि कम्युनिकेशन को इम्पोज किया जा रहा है। एक डिस्कशन है, वो संबित महापात्रा उसको बोल देते हैं कि कुछ भी वो बोल देते हैं कि भाई संस्कृत है तो क्या हुआ। वो एक छोटा सा आइडिया है लेकिन फ्लोट करके इस तरह से बता दिया गया कि उर्दू हमारी लैंग्वेज नहीं है, उर्दू को आप नहीं रख सकते। तो अब कॉमन पीपल जो है वो उसको उर्दू वर्सेस संस्कृत की एक आर्टिफिशियल डिस्कशन शुरू हो जाता है। इसी तरह से रोजाना सुबह शाम कुछ ना कुछ आता रहता है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा काम जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस में नहीं है, ये नेचुरल कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर, जो मशीनरी लेवल पर मशीन्स कर रही हैं। बेसिकली वो हेजिमोनिक मशीन्स जो हैं, जिनको हम टेलीविजन कहते हैं, जिनको हम ट्विटर कहते हैं, जिनको हम फेसबुक कहते हैं, वहां पर वो क्रिएट किया जाता है और वो सोसाइटी में बांटा जाता है। अब होना ये चाहिए कि सोसाइटी के सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करें। ये जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई कि सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे से बात करें। अब इसमें दो सवाल पूछ सकते हैं कि सोसाइटी में क्या सभी लोग बात कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर मैं फंडामेंटल सवाल करता हूं, मीडिया ये दिखाता है कि हिंदू मुसलमान से बहुत नफरत करते हैं, मतलब हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, हिंदू परेशान हैं, हिंदू बेचैन हैं और हिंदू जो है वो अपने हजारों चीजों का बदला लेना चाहते हैं। ये सब मीडिया के जरिए आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ऐसा है। लेकिन जब आप हिंदुओं के पास जाते हैं जो सचमुच में पीड़ित है, जो जिसको लगता है, तो आपको लगता है कि वो तो ऐसी बात नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है सारी बातें। आप उसके अंदर वो शिकायतें भी नहीं आ रही हैं, वो कहीं कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप से मुतासिर जरूर हो रहा है, लेकिन उसको सचमुच में वो डिटेल उसको वो तो ये कह रहा है कि हमने तो शिकायत नहीं की है, ये तो शिकायत ऊपर से आई, हमने फेसबुक पर व्हाट्सएप पर देखा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आम हिंदू जो है वो खुद उन चीजों को पढ़ करके खुद आपसे बात करके आपसे शिकायत कर रहा है, बल्कि एक एक फैक्ट्री है, वहां पर उस फैक्ट्री में इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, मैन्युफैक्चर करके उसको अच्छे डब्बे में लपेट करके पैकेट में रख करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? वो है टेलीविजन न्यूज चैनल। इंफॉर्मेशन एज ए कमोडिटी is being manufactured and produced in a factory, and then it is being distributed by our media and television channels and other social media platforms. ये जो है ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये निगोशिएशन नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। और यही वो जगह है जहां पर डेमोक्रेसी हार जाती है, डेमोक्रेसी डिफीटेड फील करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो चाहती है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हमारे पास हैं सब लोग एक दूसरे से बात करें। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि नंबर एक, खुद हिंदुस्तान के वो बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के नाम पर 4-6 लोग मिलकर के मशीन में चीजें तैयार कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान से बात नहीं कर रहा है। मुसलमान उससे भी कम है, तो मुसलमानों में बातचीत करने वाले और भी ज्यादा कम लोग हैं। आप दलितों में जाइए, दलितों में और भी कम लोग हैं। स्टडीज इस पर आ चुकी हैं कि दलित जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा कम है, दलित लिखने वाले सबसे कम हैं, और दलितों को मीडिया में और बोलने की जगहों पर मौका भी उतना ज्यादा नहीं मिलता है। ये सभी कई सारी इस पर स्टडीज आ चुकी हैं, कई सारे इस पर बुक्स आ चुकी हैं।
तो इसका मतलब है कि, और इसी तरह से वुमेन पर बात आ चुकी है कि कैसे वुमेन हमारी इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कैसे पीछे रह जाती हैं, कैसे उनको बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडियन मीडिया और इंडियन पब्लिक स्फीयर या जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसमें कैसे सोसाइटी के सारे लोग पीछे होते जा रहे हैं, और एक मशीन टाइप के लोग और एक बिजनेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वो उसको डोमिनेट कर रहा है, वो उसको एज ए इंस्टीट्यूशन और हम सब के बिहाफ पर वो अकेले वहां पर बातचीत कर रहा है। अब वो जो कुछ कहते हैं हम ये मानते हैं कि ये सब सही है और इसी को ही मानना चाहिए। अब क्या इसको ऐसे चलते रहने दिया जाए, या आप इसके बारे में आप कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी होती है इसीलिए कि हम उसको चेंज करें, हम उसको सही करने की कोशिश करें। तो फिर कैसे होगा? जैसे आप लोग इस पर, अभी बहुत सारे लोग इसको मानते होंगे कि मीडिया में जैसे बातें जो हो रही हैं वो बहुत आसान है, बहुत उनको चीजों को समझना आसान है। और मैंने जो अभी आपके सामने बात करी है वो यही करी है कि मीडिया में जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है, जो भी आपको प्रोड्यूस करके दिया जाता है, वो बेसिकली वो एक जो मेगा नैरेटिव है सोसाइटी में, उसको सर्व करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर कई सारी मिसालें हमसे पहले स्पीकर ने भी दी, हम फिर यहाँ पर कुछ एक दो मिसालें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बात आ गई कि डॉक्टर कफील की बात आ गई। अब डॉक्टर कफील ने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, बहुत सारे गलत काम किए होंगे, लेकिन डॉक्टर कफील की पूरी स्टोरी को दबा देना, उनको हटा देना, या एक अभी विकास दुबे नाम का एक क्रिमिनल मारा गया, जब आप उसकी न्यूज देखेंगे तो विकास दुबे की मौत में एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया कि उसको जब वो नौजवान था तो दलितों ने आकर के उसके घर को लूट लिया, उसके गुंडों ने आकर के उसको मार दिया, जिससे रिएक्शन में उसके अंदर ये क्रिमिनल टेंडेंसी उसके अंदर पैदा हो गई। तो आप देखेंगे कि उस सेंटेंस में एक सिंपैथी क्रिएट करने की वो एक कोशिश थी। हो सकता है कि बात सही हो सकता है गलत हो, लेकिन आप देखेंगे कि यही बात हर क्रिमिनल के बारे में कहीं ना कहीं सच होती है, लेकिन हर क्रिमिनल को ये बेनिफिट, ये एडवांटेज नहीं मिलता है। हो सकता है कोई मुस्लिम क्रिमिनल हो, उसने भी यही किया हो सकता है फुलन देवी ने भी यही किया हो, लेकिन उन सबको ये बेनिफिट शायद ना मिले, लेकिन कुछ लोगों को मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक पैटर्न बनता है कि कौन वो लोग हैं जिनको बहुत ही शैतान बना करके पेश किया जा रहा है सोसाइटी में, और कौन वो लोग हैं जिनको बिल्कुल फरिश्ता बना करके पेश किया जा रहा है, और कौन वो लोग हैं जिनको एक मसीहा बना करके पेश किया जा रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पावर एंड ऑप्रेस्ड पीपल। Those in power, they are trying to create their own messiahs, they are trying to create their own victims, they are trying to create new oppressors। वो बहुत सारी चीजें नई नई बदल करके नई नई चीजें तैयार करना चाहते हैं, तो उसका एक डायरेक्ट रिलेशन जो है वो पावर से जुड़ा होता है। यहाँ पर सोसाइटी में लोगों की जिम्मेदारी जो बनती है वो ये बनती है कि ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो, वो बदले। वो कई तरह से हो सकता है। उसका सबसे पहला काम जो है वो हमारे पास मौजूद भी है, वो है लीगल फॉर्मेट। लीगल फॉर्मेट ये कहता है कि जितने भी टेलीविजन हैं, जितने भी अखबार हैं, वो कैसे चीजों को पब्लिश करेंगे, कैसे नहीं पब्लिश करेंगे, इसके बारे में डिटेल कानून है। लेकिन आपको पता है कि जब कानून बनते हैं लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट की जाती, उसकी वजह से वो उनकी वो उस तरह की फंक्शनिंग नहीं होती है। आप देख लें कि दुनिया का कोई कानून जो मिसाल के तौर पर अर्नब गोस्वामी को आप देखें कि 50 मीडिया के कानून मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कानून अर्नब गोस्वामी को कंट्रोल नहीं कर सकता, रेगुलेट नहीं कर सकता, ना उसको सजा दे सकता है, ना उसको टीवी से हटा सकता है। इसी तरह से बहुत सारे आप मिसालें ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कानून अकेले इसको सही नहीं कर सकता। अब जब कानून नहीं सही कर सकता तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें, और एक्सेप्ट कर लें तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर तरह से चलते रहने दिया जाए तो फिर उस कंट्री का जो लॉजिकल फ्यूचर है वो विदाउट डेमोक्रेसी है।
The end of democracy is the logical destination of such a media culture. इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर डेमोक्रेसी इज गोइंग टू सोसाइटी एंड अवर गवर्नेंस। अगर ऐसा है तो फिर हमें इसके बारे में बहुत सारी डिबेट करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी? जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुसलमानों में और दलितों में और सिखों में और दूसरी माइनॉरिटीज में अक्सर हर जगह ये होता है कि वो कम बात करते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी सोसाइटी में कोई भी माइनॉरिटी वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता है कि मुसलमान जाकर के बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ें, लेकिन उससे इलेक्शन लड़ने से ज्यादा जरूरी ये है कि मुसलमान बहुत ज्यादा बोले, बहुत ज्यादा बात करें, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करें, बहुत ज्यादा अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करें, अपने आइडियाज को दूसरों के सामने शेयर करें। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप देखेंगे कि मुसलमान ज्यादातर फेल हो गए। लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ा सा 80-90 साल पहले जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं था। आप अगर 80-90 साल देखेंगे, पहले देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की खूबी क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की खूबी यह है कि वो मास्टर स्पीकर थे, जबरदस्त राइटर थे। अगर वो कुछ लिख देते थे तो सैकड़ों हजारों लोग उसको पढ़ते थे, और उनके लिखने में और उनके बोलने में इस बात का कोई फर्क नहीं था कि लिखने वाला मुसलमान है, पढ़ने वाला मुसलमान है या हिंदू है, या सुनने वाला हिंदू है या मुसलमान है। जो भी उनको सुनता था वो 1 मिनट रुकता था और उनकी बातों पर गौर करता था, उसको लगता था कि इसमें कुछ काम की बात है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो पहचान है हिंदुस्तान के अंदर, वो एक मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसे इंसान के तौर पर है जो बहुत सारी अच्छी बातें सोसाइटी के सामने पेश कर रहा है। ऑफ कोर्स वो मुसलमान होने की हैसियत से भी बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन एक मेंबर होने की हैसियत से इंडियन सोसाइटी के जब वो बात करते थे तो वो बहुत ही मजबूत बात करते थे। आप इसी तरह से देख लीजिए कि उस जमाने में बहुत बड़ी तादाद में लोग बात करते थे और ओपिनियंस को रखते थे। अभी क्या हो रहा है कि इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट स्पीकिंग, इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज, Indian Muslims are not trying to convey their thoughts, their sentiments, their emotions for this society, for this country, for the problems of this country. There is a kind of silence among Muslims, and this silence is being maintained by a large number of Muslim elites. Who are these Muslim elites who have been ruling this society for a long time? The elites who are in Congress party, the elites who are in Samajwadi party, the elites who are in the BSP, the elites who are in any other political party. They are maintaining a criminal silence and not speaking and not letting the Muslim society also speak. ना बोलना ये एक जुर्म है, अपने आप को ना कहना एक जुर्म है। अगर सलमान खुर्शीद साहब, आजम खान साहब और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जितने भी इस तरह के एलिट्स हैं, अगर ये लगातार बोलते रहे तो उसका एक सोसाइटी असर लेती है और सोसाइटी भी बोलना चाहती है। लेकिन जैसे ही मुश्किल हालात होते हैं तो ये लोग बोलना बंद कर देते हैं। ये इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि इनके भी जो कम्युनिकेशन का जो हेजिमोनी है वो वहां पर वो अपने आप को नाकाम होते नहीं देखना चाहते। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है कि एक मास मूवमेंट खड़ा हो, एक मास अवेयरनेस पैदा हो और सोसाइटी में सभी लोग इस बात की जरूरत को महसूस करें कि नहीं, हमें बोलना है। अब आपके अंदर, यहाँ पर जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, उनके अंदर जो लोग भी थोड़ी बहुत भी क्रिएटिव सलाहियत रखते हैं, किसी को शायरी अच्छी आती है तो उसकी ये जरूरत है कि वो अपनी शायरी से लोगों को मुतासिर करे। ये उसकी पर्सनल जरूरत भी है, ये कंट्री की भी जरूरत है, ये डेमोक्रेसी की भी जरूरत है, ये सभी चीजों की जरूरत है। आप अपने आइडियाज को छुपा के नहीं रख सकते। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप कह दें, क्योंकि जो आपका चैलेंज है सोसाइटी में वो ये है कि सोसाइटी जो पॉलिटिक्स है वो आपको बोलने नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि आप बिल्कुल ना बोलें, आप चुप रहें, और अगर आप बोले भी तो आपको रोक करके ऑडियंस से काट दिया जाए। ऑडियंस से काटने का मतलब है कि आपको हिंदुस्तान की सोसाइटी से काट दिया जाए।
तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप बात करें और बात करने के साथ साथ सभी लोगों तक पहुंचे। जिन लोगों से वो आपको काट देना चाहते हैं, आप उन लोगों के पास जाकर के जुड़ जाए। अगर वो आपको अपने हिंदू भाइयों से रोकना चाहते हैं तो आप उनके मोहल्लों में जाएं। अगर वो आपको बात नहीं करने देना चाहते हैं तो आप खुद उनके घर पे जाकर के दरवाजा नॉक करें और उनसे बताएं कि मेरे पास एक पोएट्री है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। किसी मोहल्ले में चले जाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन यही है कि हम अपनी बात को कन्वे करें। उसके रास्ते ढूंढें, उसके अलग अलग तरीके ढूंढें, लेकिन हर शख्स को अपनी बात कहनी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे कहना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कहना चाहिए, इनोवेटिव तरीके से कहना चाहिए, नए नए तरीके सीख करके उन बातों को करना चाहिए। ये होता है एक पब्लिक का रिस्पांस, जिसको हम आम जुबान में रेसिस्टेंस कहते हैं, मुजाहमत कहते हैं। मुजाहमत इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उन लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं जो लोग हमको बोलने से रोकना चाहते हैं। हम इस बात को आज एक्नॉलेज करना चाहिए कि देयर आर सम sections in our society, in our politics, who do not want us to speak, जो हमें रोके रखना चाहते हैं कि हम बात ना करें। ये होता है सबसे बड़ा चैलेंज। जब आप बात करेंगे तो फिर जैसा कि ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों को बहुत ही आसानी के साथ क्रिमिनल उसमें फ्रेम कर दिया जाता है, ये सब जगह होता है। ये मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों के किया जा रहा है, दलितों को किया जा रहा है और सभी लोगों को किया जाएगा। अगर मुसलमान इस देश में नहीं होते तो कोई और होता। आप देखिए, आप अफ्रीका में चले जाइए, वहां भी ये हो रहा है। किसी भी आप मुल्क में चले जाइए, कुछ ना कुछ वहां हो रहा है। आप इजिप्ट चले जाइए, वहां पर किसी के खिलाफ हो रहा है। आप किसी दूसरे कंट्री चले जाइए, वहां पर किसी और के खिलाफ हो रहा है। तो ये जो सोसाइटी में जो पावर स्ट्रगल होता है और डेमोक्रेसी का जो फेलियर होता है, वो सभी जगह एक ही तरह से जाता है। विक्टिम कोई और हो सकता है। यहाँ पर विक्टिम दलित हैं, यहाँ पर विक्टिम सिख हैं, यहाँ पर विक्टिम मुसलमान हैं, यहाँ पर विक्टिम औरतें हैं, यहाँ पर विक्टिम आदिवासी हैं, किसी और मुल्क में वो कोई और विक्टिम है। So what is the responsibility of these victims? The responsibility of these victims is to maintain a strong resistance against these hegemonic forces. And how we can resist these forces? The first, by speaking more, by reaching out to more people, and by questioning the dominance of these media, by questioning the hegemony of these media. ये जो सभी अखबारों में आ रहा है, सभी जगहों पर आ रहा है, हम उसको हमेशा हमेशा क्वेश्चन करते रहे, हमेशा उसके बारे में बात करते रहे, लोगों को हम कहते रहें, अखबारों में भेजते रहें, आर्टिकल लिखते रहें, ये सारे काम करते रहें। तो इससे हम चीजों को, इस तूफान को किसी हद तक रोक सकते हैं। ये इतना मेरा कहने का, ये बेसिकली मैं इसी टॉपिक पर ही अपने आप को रखना चाहता था। और जो हमसे ये कहा गया था कि मैं जरा इसके बारे में भी बात करूं कि मुसलमानों को कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस बात को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब उनकी ये जरूरत है, जब हर जगह की ये जरूरत है, हर सोसाइटी की ये जरूरत है कि डोमिनेंट फोर्स दूसरे फोर्स को, दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्रिमिनल बना करके, गलत बना करके पेश करना ही चाहती है, तो फिर ये आप मान के चलें कि ये होता रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। ये इंसान की टेंडेंसी है कि वो ऐसा चाहेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये होती है सोशल मेंबर होने की हैसियत से, सोसाइटी के मेंबर होने की हैसियत से, कि हम उन सब चीजों को क्वेश्चन करें और सोसाइटी को और स्टेट को इस बात के लिए फोर्स करें कि वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का जो सबसे रिलायबल एंड वेरीफाइबल वे है वो सोसाइटी में फैसिलिटेट करे, और जो भी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा या मैन्युफैक्चर्ड इंफॉर्मेशन है उसके सोर्सेज को वो रोके, और जो नेचुरल कम्युनिकेशन है अमंग द पीपल वो उसको अलाउ करे, उसको फैसिलिटेट करे, उसको ज्यादा उसकी हेल्प करे। ये एक रेसिस्टेंस का मोड होगा जो हमें और आपको इस वक्त करना चाहिए, और ये इस वक्त आपकी सबसे बड़ी जरूरत भी है, आपकी मजबूरी भी है, और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए भी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर मैं इस बात को कहता हूं और फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आज हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को सोसाइटी के सामने बोलने की पोजीशन में लाते हैं,
अपनी गुफ्तगू सामने पेश करते हैं, अपनी शायरी लोगों के सामने सुनाते हैं, अपने ड्रामे लोगों के सामने पेश करते हैं, अपने नॉवेल्स लोगों के सामने पेश करते हैं, अपने अखबारात, अपने सोशल मीडिया, अपने ट्विटर के जरिए अपने ओपिनियंस को दूसरों के सामने पेश करते हैं, तो फिर वो इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड दैट कंट्रीब्यूशन विल बी हिस्टोरिक एंड विल बी रिमेंबर्ड ऑलवेज. So here I will finish my talk, and I must thank the organizers of this webinar, of this workshop once again, and I hope that this talk will be useful for many of us and many of the participants of this webinar. Thank you very much. Assalamu alaikum.